नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं डिटेल से। 2 इश्यूज इंडियन एक्सप्रेस के और 1 इशू हिंदू का। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के बारे में और तीसरे नंबर पर हम हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। ये जो आर्टिकल हैं ये हैं जर्म्स, स्टील एंड गन्स क्राइसिस के बारे में। वैसे देखो, इस आर्टिकल में जो थीम है हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। राइटर कहते हैं अभी हमारे देश के सामने अभूतपूर्व क्राइसिस हैं, चैलेंज हैं। जर्म्स मतलब हेल्थ क्राइसिस, कोविड-19 की महामारी है। सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इस महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि ये महामारी इतना जल्दी नहीं जाने वाली है। तो अभी हमारा खर्च हेल्थ पर है 1.5% ऑफ जीडीपी। कम से कम 1% ऑफ जीडीपी हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा हेल्थ पर। दूसरा गन्स, बॉर्डर पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। हमें चाइना की चुनौती से निपटने के लिए अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा डिफेंस परचेजेस भी करने पड़ेंगी, इस पे ज़्यादा खर्च आएगा। इससे पहले भी 2001 में जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन्स क्रिएट हुई थी तो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। तीसरे नंबर पे स्टील। इवन महामारी से पहले भी हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन स्लो डाउन कर रही थी और महामारी के बाद तो सिचुएशन और भी ख़राब हो गई है। कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, मतलब लोग पहले के अपेक्षाकृत कम खर्च कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, डिमांड कम हुई है। तो ये जो चैलेंज हैं तीनों मिला के, गन्स, जर्म्स एंड स्टील्स, ये चैलेंज देखो मतलब पिछले बहुत सारे सालों में, इवन आप कहो आज़ादी के बाद से ही ऐसे चैलेंज इंडिया के सामने एक साथ नहीं आए हैं। अलग अलग बेशक आए हैं लेकिन मिलाकर नहीं आए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कैसे इन क्राइसिस से निपटा जाए। राइटर सजेस्ट करते हैं जनता को सीधा सीधा पैसा दिया जाए। जैसे देखो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो यूएसए ने उस समय अपना एक प्रोग्राम चलाया था, न्यू डील। जनता के हाथों में पैसा दिया गया था ये इंश्योर करने के लिए जनता उस पैसे को खर्च करे, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों। बट देखो इंडिया के पास इतना पैसा है नहीं कि जनता को सीधा सीधा दिया जा सके। पैसा कहाँ से आ सकता है? फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता है, देखो आरबीआई नई करेंसी छाप सकती है लेकिन इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और दूसरा ये भी एक प्रकार से डेट होगा, मतलब आरबीआई पैसा छाप के सरकार को देगी, सरकार पैसा उधार लेगी आरबीआई से, तो मतलब सरकार का डेट बढ़ेगा। डेट बढ़ता है सरकार का तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को जंक कैटेगरी में डाल सकती हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया की इकोनॉमी से चली जाएंगी। तो सरकार को इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन अपनाने की आवश्यकता है। देखो हम इन क्राइसिस से कैसे निपटते हैं, इससे हमारी डेस्टिनी तैयार होगी। या तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे या फिर कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आए, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए और हमारी इकोनॉमी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें, इन क्राइसिस से इंडिया को बाहर निकालें। ये पूरा आर्टिकल था जिसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। अब आगे चलते हैं, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के नए ड्राफ्ट के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है? ये देखो एक ऐसी प्रोसेस है जो डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट को एग्जामिन करती है। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई रीजन है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगनी है। फैक्ट्री के लगने से पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस क्या करेगी? एनालाइज करेगी कि अगर ये फैक्ट्री इस रीजन में लगेगी तो कितने पेड़ काटे जाएंगे, अगर यहाँ पे फॉरेस्ट है कितना पोल्यूशन होगा, आसपास के लोगों को कितना नुकसान होगा, क्या सॉइल पे असर पड़ेगा, पानी पे असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों को पहले से एग्जामिन कर लिया जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस की सहायता से, ताकि पता लग सके क्या प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है या फिर नहीं देना है। पता लगे प्रोसेस में कि इतना तो इस फैक्ट्री के लगने से फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ी बहुत जॉब्स तो जनरेट होंगी लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो फिर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देने से अथॉरिटीज़ के द्वारा मना किया जा सकता है।
या फिर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस ये भी बता सकती है एग्जामिन करके कि थोड़ा सा चेंज लाया जाए प्रोजेक्ट में ताकि इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचे। मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट को एग्जामिन कर लिया जाता है ताकि पहले से ही डिसीजन लिया जा सके प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देना है या फिर नहीं देना है या फिर अमेंडमेंट के साथ अप्रूवल देना है। अभी फिलहाल हमारे देश में इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जो ये प्रोसेस है ये चलती है 2006 की एक नोटिफिकेशन के अंतर्गत। नाम है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। इसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है अप्रूवल के लिए तो एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जिसमें साइंटिस्ट भी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी उस प्रोजेक्ट को स्क्रूटिनाइज करती है। इसके बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी जाती है ताकि पब्लिक से भी कंसल्ट किया जा सके। मान लीजिए ये एरिया था, यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जानी है, तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी प्रोजेक्ट के बारे में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करेगी और पब्लिक डोमेन में रख देगी ताकि आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो भी बता सकें कि भैया इस फैक्ट्री के लगने से हमें ये नुकसान हो सकता है। इसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट दे दी जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को। रेगुलेटरी अथॉरिटी इस केस में है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। वैसे तो देखो अंतिम फैसला जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का होता है, बट सामान्यतः जो भी फैसला होता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का उसे मान लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की मेन जो थीम है वो देखो ये है कि इससे पहले कि प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो, इससे पहले कि डैमेज हो इन्वायरमेंट को प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद, उससे पहले ही एक्शन लिया जाए। समझ गए? देखो एक बार फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई तो इन्वायरमेंट को डैमेज हो गया ना, पेड़ कट गए ना, तो एक्शन लेना है तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही लेना है। एक बार इन्वायरमेंट को डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे ये जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 है ये डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, बट हमेशा से सरकार को और बिजनेस लीडर्स को ये लगता आया है ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 बिजनेस में रुकावट है, डेवलपमेंट में रुकावट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रुकावट है। इसलिए अब सरकार ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 लेके आई है। मतलब इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए नए रूल्स सरकार लेके आई है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। तो ड्राफ्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि राइटर के द्वारा कहा जाता है कि इस इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देंगे, इन्वायरमेंट का और ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं ड्राफ्ट में, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, जो ड्राफ्ट अभी सरकार के द्वारा रखा गया है इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का प्रोविजन है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। 2006 की नोटिफिकेशन में क्या था, प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस चलती है, लेकिन मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गया, पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट ओनर्स ने ना तो अप्रूवल लिया इस प्रोजेक्ट के लिए, ना ही वो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस से गुजरे, तो क्या होगा? देखो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो इलीगल है। मतलब अगर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गया है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस से वो प्रोजेक्ट गुजरा ही नहीं और बाद में पाया जाता है कि इन्वायरमेंट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा, तो प्रोजेक्ट बनने के बाद उसे क्लियरेंस नहीं दी जा सकती। पहले दी जा सकती थी, बाद में नहीं दी जा सकती प्रोजेक्ट बनने के बाद, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अभी जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का प्रावधान है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो गई है और इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस से नहीं गुजरा है वो प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट बनने के बाद में वो गुजर सकता है इस प्रोसेस से, लेकिन फाइन देना पड़ेगा। अरे भैया फायदा क्या?
प्रोजेक्ट आपने बना लिया, इन्वायरमेंट को जितना नुकसान होना था हो गया, तो ये तो कायदे से इलीगल होना चाहिए था आपका प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में आप क्लियरेंस दे रहे हो, इससे तो मोटिवेशन होगा कई प्रोजेक्ट ओनर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर देते हैं, बाद में ले लेंगे जो क्लियरेंस है। समझ गए? मतलब डर खत्म हो गया ना। पहले तो डर होता था कि क्लियरेंस नहीं ली तो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट इलीगल कहलाएगा और क्लियरेंस बाद में नहीं मिलेगी। अब तो उनका डर खत्म हो जाएगा, वो बिना इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से गुजरे भी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, इस सोच के साथ कि बाद में क्लियरेंस हमारे द्वारा ले ली जाएगी एक बार प्रोजेक्ट अगर खत्म हो जाता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है, ये नोटिफिकेशन पब्लिक के लिए टाइम कम कर देती है। पहले देखो पब्लिक के लिए ज़्यादा टाइम था प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर अपनी ओपिनियन रखने का, लेकिन अब जो टाइम है पब्लिक के लिए वो कम कर दिया गया है। देखो बहुत बार फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं प्रोजेक्ट से, उनके पास इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी एक्सेस नहीं होती है, तो उनको समय चाहिए होता है, उनको देर से पता लगता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, तो समय कम करना भी पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट के लिए जो मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। पहले इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन के अनुसार हर 6 महीने में प्रोजेक्ट ओनर्स को रिपोर्ट देनी होती थी, लेकिन नई नोटिफिकेशन के अनुसार अब उनको 1 साल में रिपोर्ट देनी है। और जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे माइनिंग सेक्टर, इनके लिए भी अप्रूवल की जो वैलिडिटी है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, पहले जो इंडस्ट्रीज उस कैटेगरी में आया करती थी जिनके प्रोजेक्ट के लिए फुल असेसमेंट जरूरी होती थी, इस कैटेगरी को भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। इसका फायदा होगा सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब सिर्फ जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो स्क्रूटिनाइज होंगे पूरी तरह से, बाकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज नहीं होंगे। समझ गए? मतलब एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर जो भी सेक्टर आते हैं उनके प्रोजेक्ट्स का फुल असेसमेंट होता है। इस कैटेगरी को डाउनग्रेड कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। और डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को तो देखो पहले ही एग्जाम्पशन थी, मतलब डिफेंस या फिर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि देश की सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन अब एक और कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है, इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। अब सरकार इस कैटेगरी का मिसयूज कर सकती है, किसी भी सेक्टर का प्रोजेक्ट को बोल सकती है कि ये प्रोजेक्ट आता है अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस में, तो इसको हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं, ये सही नहीं है। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो इस प्रकार से इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस को कमजोर बनाना ये एंटी डेमोक्रेटिक है। गवर्नमेंट क्राइसिस का इस्तेमाल कर रही है इन्वायरमेंट से संबंधित लॉस को कमजोर बनाने के लिए। पिछले कुछ समय में इवन लॉकडाउन पीरियड में भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई वर्चुअली और उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया। तो राइटर क्वेश्चन पूछते हैं, इतनी भी क्या जल्दी थी? अगर देखो हम इन्वायरमेंट को इग्नोर करेंगे तो इसका असर सीधा सीधा ह्यूमन बींग्स पे होगा। एग्जाम्पल दिया जाता है, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी, आपको याद होगा 12 लोगों की डेथ हो गई थी। बाद में पता लगा वो प्रोजेक्ट इलीगल था, मतलब एक हिस्सा इलीगल था, पूरा प्रोजेक्ट इलीगल नहीं था। तो कहने का मतलब यही है, अगर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस को कमज़ोर बनाया जाता है तो इससे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इंपैक्ट होगा, प्रतिकूल असर होगा। हमें कम से कम कोविड-19 की महामारी से अब सीख लेनी है। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। आप इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अफगानिस्तान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अफगानिस्तान में फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है? देखो, यूएसए और तालिबान के बीच दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस दोहा पीस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था यूएसए अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस लेके जाएगा, बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए और यूएसए के एलायंस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। हालांकि देखो अभी तक ये डील इंप्लीमेंट नहीं हुई है पूरी तरह से।
इसी बीच अफगानिस्तान के लिए यूएसए के जो स्पेशल एनवॉय हैं जालमे खलीलजाद, जिन्होंने पूरी बातचीत की तालिबान के साथ, ये भारत की यात्रा पर आए और इन्होंने एक सिग्नल दिया, बोला इंडिया को, भारत की सरकार को कि आप भी तालिबान के साथ बात कर लीजिए, एंगेजमेंट स्टार्ट कर लीजिए। अभी फिलहाल देखो, तालिबान के साथ हम बात नहीं करते हैं। हमारा मानना है तालिबान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया की नीति है, इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करता है। हैरानी की बात देखो ये है, एक समय में यूएसए तालिबान को ख़त्म करने की बात किया करता था और ये दावा करता था हम तालिबान से कभी बात नहीं करेंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। आज यूएसए के स्पेशल एनवॉय इंडिया को बोल रहे हैं कि यूएन प्रोस्क्राइब्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनसे एंगेज कर लीजिए। तो रियलिटी कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। आप इससे भी ज़्यादा देखिए, तालिबान के एक लीडर हक्कानी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और अफगानिस्तान की सरकार तो ये भी आरोप लगाती है कि एक अमेरिकन सेकुलर हैं जिनको एक्सपर्टीज़ हासिल है अफगानिस्तान पर, उन्होंने मदद की थी हक्कानी की वो आर्टिकल लिखने में न्यूयॉर्क टाइम्स में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलाउ ही क्यों किया उस आर्टिकल को पब्लिश होने में, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है, रियलिटीज़ अब चेंज हो चुकी हैं। यूएसए को लगता है आज नहीं तो कल अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को काबिज होना ही है। इसीलिए आवश्यकता ये है कि इंडिया तालिबान से पहले से ही एंगेज कर ले। बट देखो, इंडिया में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका मानना है बात ये नहीं है कि हम तालिबान से बात करें या फिर ना करें, बात ये है तालिबान से हम बात कर भी लें तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। इवेंचुअली तो तालिबान पाकिस्तान की ही बात मानेगा। इसके बाद देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है अगर वेस्ट एशिया में इजराइल यूएसए का एक इम्पोर्टेंट एलाय है और ईरान यूएसए का दुश्मन है, तो इस सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें साउथ एशिया के साथ, साउथ एशिया में पाकिस्तान यूएसए का एक इम्पोर्टेंट एलाय भी है और दुश्मन भी है। समय समय पर यूएसए के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी जाती है कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान का युद्ध नहीं जीत सके, और समय समय पर यूएसए के द्वारा पाकिस्तान की प्रेज भी की जाती है कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया है वार ऑन टेरर में। मतलब साउथ एशिया में पाकिस्तान यूएसए का इजराइल भी है और ईरान भी है। यूएसए और पाकिस्तान की जो दोस्ती है देखो काफ़ी पुरानी है। इवन कोल्ड वार के दौरान यूएसए समर्थित जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका पार्ट था पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान में दोनों देशों ने कोऑपरेट करना स्टार्ट किया 1979 से। उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, तो यूएसए ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट करने में ऑपरेशन साइक्लोन की सहायता से। और इसका नतीजा ये हुआ, बाद में कम्युनिस्ट रूल अफगानिस्तान से ख़त्म हो गया था और कुछ साल बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ 1996 में। 5 साल तक तालिबान का रूल चलता रहा। 2001 में जब यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उसके बाद यूएसए ने तालिबान को अल्टीमेटम दिया कि आप जो ओसामा बिन लादेन या फिर दूसरे आरोपी हैं इस अटैक के, उन्हें हमें सौंप दीजिए और अल कायदा को जगह देनी बंद कीजिए। तालिबान ने यूएसए की बातों को नहीं माना, यूएसए ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया। तो 2001 के बाद ये जो वार ऑन टेरर स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में, इसमें भी पाकिस्तान ने यूएसए का साथ दिया। बदले में यूएसए ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा दिया और पाकिस्तान को अपीज करने की कोशिश की अफगानिस्तान में। जैसे अफगानिस्तान में जो सरकार बनी 2001 के बाद तालिबान के जाने के बाद, उसमें पाकिस्तान के पसंद के बंदों को प्रमोट किया गया। पाकिस्तान के कहने पर अफगान नेशनल सिक्योरिटी का जो साइज़ था उसे कम कर दिया गया और अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस का दर्जा दिया गया। ये सब चीज़ें की गई यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को खुश करने के लिए। और उस समय इंडिया सिर्फ एक एनजीओ की तरह काम कर रहा था अफगानिस्तान में। लास्ट में राइटर के द्वारा कहा जाता है अफगानिस्तान में देखो पीस तब इस्टाब्लिश होगी अगर इन 3 पिलर्स पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले अफगानिस्तान एक सस्टेनेबल स्टेट हो जो सिटीजन्स को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर सके। अगर अफगानिस्तान में किसी एक हिस्से के लोगों को पब्लिक गुड्स नहीं मिलेंगे तो उस हिस्से
में कोई ना कोई जो कम्युनिटी रहती होगी वो अफगानिस्तान के सरकार के अगेंस्ट विरोध का बिगुल बजा देती है। तो अफगानिस्तान में सिटीजन्स को पब्लिक गुड्स मिलते हैं जैसे बिजली, पानी, रोटी, मकान, ये सब चीज़ें, तो फिर अफगानिस्तान में पीस रह सकती है। ये पहला पिलर है। दूसरे पिलर की बात करें, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एक ऐसी गवर्नेंस जो सबको साथ लेके चले। अफगानिस्तान में कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, पाश्तून्स हैं, हजारा हैं, उज्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, ऐसी गवर्नेंस जिनमें सबका पार्टिसिपेशन हो। तीसरे नंबर पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट अफगानिस्तान स्टेटस एज ए कनेक्टर ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल इंटरेस्ट। इसका मतलब देखो ये है, अफगानिस्तान का स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि अफगानिस्तान बाकी सभी जो मेजर पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई ना कोई देश अफगानिस्तान में फिर से इंटरवेंशन करेगा अपने पसंद की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए और अफगानिस्तान में पीस नहीं आ सकेगी। तो ये तीनों पिलर्स पर ध्यान देना जरूरी है अगर हम अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पीस प्रोसेस देखो 4 एलिमेंट्स पर आधारित होनी चाहिए: डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, डिफेंस, डिप्लोमेसी। अब कहने को देखो ये बातें आइडियल लग सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम सस्टेनेबल बेसिस पर अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ईरान का एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो, जो सीरिया में असद गवर्नमेंट थी, शुरुआत में लग रहा था ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन ईरान समेत दूसरे एक्टर्स ने असद गवर्नमेंट का साथ दिया और असद गवर्नमेंट बच गई। इंडिया को भी अभी फ़िलहाल अफगान सरकार का साथ देना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता में भागीदारी भी हो तो वो डेमोक्रेटिक ढंग से हो। मतलब 2001 के बाद जो अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ है उसके तहत जो इलेक्शंस होते हैं, तालिबान उन इलेक्शंस को लड़े और अफगानिस्तान में की सत्ता में उनकी भागीदारी हो अगर वो जीतते हैं। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश होने की तरफ कदम बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो अफगानिस्तान में वही सिचुएशन होगी जो सीरिया में हुई, जो यमन में हुई, सिविल वार चलता रहेगा और इससे सभी स्टेक होल्डर्स को नुकसान होगा। सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होगा बल्कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक सिविल वार चले, इससे तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी खुश नहीं होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अफगानिस्तान से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, महामारी की सिचुएशन में विभिन्न देशों के स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं। तो विभिन्न देशों के स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इसमें क्या चैलेंजेस हैं हम पहले के आर्टिकल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रूरल एरियाज़ के बच्चे हों या फिर वल्नरेबल सेक्शंस के बच्चे हों, उनके पास आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और कई बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उन पर स्पेशल फोकस नहीं किया जा सकता अगर ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बट आज के इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछले कुछ सालों में ऐसा हो गया था कि लर्निंग आउटकम पे फोकस था ही नहीं, फोकस था तो डिग्रीज पे, कितने लोग पास आउट हो रहे हैं। लेकिन जो लोग पास आउट हो रहे हैं उन्होंने सीखा क्या है कॉलेज में, इस पर जोर नहीं था। अब देखो, ऑनलाइन माध्यम से जब एजुकेशन दी जाती है तो एग्ज़ाम कंडक्ट करना मुश्किल होता है। वैसे तो एग्ज़ाम अब हो नहीं सकता जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है। गांधी जी देखो हमेशा एजुकेशन के संदर्भ में सेल्फ स्टडी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात कहा करते थे, नई तालीम। अब ऑनलाइन माध्यम से जब एजुकेशन दी जाएगी, एक प्रकार से क्या चल रहा है, सेल्फ स्टडी होगी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है डिजिटल एजुकेशन में। तो मतलब हम एजुकेशन के संदर्भ में गांधी जी के आइडियाज़ को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। एक फ़ायदा देखो ये भी होगा, पहले कुछ लोग स्कूल कॉलेजेस जाने की सिचुएशन में नहीं होते थे, उनको मजबूरी में अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ती थी। लेकिन डिजिटल माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो वो अपने समय पर एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर उन्हें कुछ और करना है तो वो और भी कर सकेंगे। मतलब हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट है वो बढ़ेगा जैसे जैसे एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन का रोल बढ़ेगा। बट आपके मन में आया होगा, दिक्कत तो वही है ना कि बहुत सारे लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। देखो, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए
कि सभी स्टूडेंट्स तक मटेरियल पहुंचाए, वीडियोस पहुंचाए उनकी अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज हो या फिर दूसरी लैंग्वेज हो, इंटरनेट की एक्सेस हो या फिर जो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी एक्सेस हो। वैसे सरकार स्कूल्स पर काफ़ी सारा खर्च करती है, लेकिन स्कूल्स पे खर्च अब कम होगा ना मेंटेनेंस पर, तो वो पैसा सरकार डिजिटलाइजेशन के प्रमोशन में लगा सकती है एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके बाद जनरली देखो, एक ड्रॉबैक डिजिटल एजुकेशन का ये भी बताया जाता है कि हर एक बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो अलग होता है। हर एक बच्चे को आप सेम ढंग से नहीं पढ़ा सकते। अगर ऐसा करोगे तो कुछ बच्चों के सर से कंसेप्ट्स बिल्कुल निकल जाएंगे। राइटर कहते हैं ये बात सच है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल एजुकेशन में ये पता लगाने के लिए कि बच्चा कितना कुछ सीख रहा है लेक्चर सुनते वक्त। जैसे लेक्चर सुनते सुनते क्विज चल सकता है साइड में, ये एक मतलब एग्जाम्पल है, और विभिन्न स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होगी उस क्विज में, उसके आधार पर टीचर को पता लग जाएगा कौन से जो बच्चे हैं वो अभी इस कंसेप्ट को नहीं सीख पाए हैं, तो उनको अलग से टाइम दिया जा सकता है या फिर उसी समय उनके कंसेप्ट में जो कमजोरी है उसे एड्रेस किया जा सकता है। देखो, अगर डिजिटल एजुकेशन को हम सही ढंग से एडोप्ट करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम सही ढंग से एडोप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अभी कुछ स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है, जो टीचर जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही वीडियोस डिजिटल माध्यम में अपलोड की जा रही हैं, इससे देखो इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिजिकली पढ़ाना जहाँ पे स्टूडेंट्स डाउट पूछ सकते हैं और डिजिटल पढ़ाना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये एडवर्स सिचुएशन है और इस एडवर्स सिचुएशन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने में, लेकिन सही ढंग से, सही मैनर में। वैसे भी कोविड-19 इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा सीजनल बेसिस पे अलग अलग जगहों पर कोविड-19 आता रहेगा, वेव्स आती रहेंगी, इसलिए विभिन्न स्कूल कॉलेजेस को अब अपने आप को तैयार करना स्टार्ट करना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कैसे बेस्ट से बेस्ट टूल्स और टीचिंग की रणनीति को अपनाया जा सकता है डिजिटल माध्यम में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।